everyone. Ma'am. So, how are you? Fine. Waiting eagerly for your talk today. I hope all of you enjoyed yesterday's sessions. Yes. Was that useful for you people? Yeah, very useful. Okay, okay. So, shall we start today's Yes. subject? Yes, ma'am. So, today we are basically going to discuss on problem solving and decision making, right? Problem, the word problem. क्या आपको लगता है कि किसी भी प्रॉब्लम्स हम सबके साथ हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स, छोटी बड़ी, ऑफिशियल, पर्सनल, सभी तरह की प्रॉब्लम्स हम सबके साथ लगी रहती हैं। क्या आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए या हो सकता है? हर प्रॉब्लम के लिए एक अलग सोल्यूशन, इज इट? होगा ना? हम कहते हैं ना कि एक ताला सिर्फ अपनी चाबी से ही खुलता है। मास्टर की का भी कॉन्सेप्ट है, बट मोस्टली हम कहते हैं कि ताला सिर्फ अपनी चाबी से खुलता है, राइट? इसका मतलब प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम का अपना एक अलग सोल्यूशन हो सकता है। तो क्या हम कुछ स्टैंडर्ड सोल्यूशंस की बात कर सकते हैं? क्या हम इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं कि किस तरह से हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके, उनको एनालाइज करके और उनके सॉल्यूशंस के बारे में विचार कर सकते हैं? तो आज हम ऐसी ही एक कोशिश करने वाले हैं जिसमें हम बातचीत करेंगे कि बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्या बेसिक कॉजेज हो सकते हैं प्रॉब्लम की, और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, और अगर नहीं भी है तो हम पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल नॉलेज, अपने पर्सनल स्टडीज के बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनके सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं क्या? इन्हीं पर आज हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। कुछ छोटे मोटे एक्सरसाइजेस पर भी हम बातचीत करेंगे और मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग थोड़ा पार्टिसिपेट करें छोटे एक्सरसाइजेस में जो मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम, जैसा कि मैंने बताया, हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इस विषय पर। अगर इस सेशन की शुरुआत हम इस बात से करें कि वास्तव में ये प्रॉब्लम या ये समस्या है क्या, बहुत ही सिंपल और कम शब्दों में अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम एक वो सिचुएशन है जिसको कि डील किए जाने की जरूरत। नॉर्मली जो सिचुएशन नॉर्मल हालात में नहीं चल रही और उसको थोड़ा स्पेशल अटेंशन दिए जाने की जरूरत है या जिसको डील किए जाने की जरूरत है, वो सिचुएशन को हम सामान्यतः प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, तो ये तो है प्रॉब्लम हमारे लिए। अब आप सब कभी ना कभी प्रॉब्लम में तो जरूर पड़े होंगे, तो आपने ये भी सोचा होगा कि हमारे साथ जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम आई है, उसका रूट कॉज क्या है, बेसिक कॉज क्या है, क्यों हमारे सामने ये समस्या आई है बेसिकली। तो अगर आप किसी भी समस्या को एनालाइज करें, कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आई है, तो आप अगर उसका रूट कॉज एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि हर एक समस्या के पीछे कुछ एक कारण में सबसे पहला और प्रमुख जो कारण है वो है कि हमारे पास संसाधन सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं या हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है असीमित। बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट करके रखते हैं और रिसोर्सेस हमारे पास, आप किसी भी समस्या को ले लें, ऑफिस में काम समय पे नहीं हो पाया, रिपोर्ट समय पे नहीं जा पाई, क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टाफ की कमी है। कभी हम मेल नहीं भेज पाए क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा है। काम है लेकिन रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। स्कूल में कुछ क्लासेस पूरी नहीं हो पा रही हैं, कभी क्लास खाली जा रही है, क्यों? क्योंकि टीचर्स कम है हमारे पास। तो इस तरह से एक मेजर रूट कॉज जो होता है हर समस्या के पीछे वो होता है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और हमारे रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, लिमिटेड होते हैं। एक दूसरा कारण और मैं जो देखती हूँ समस्याओं के संबंध में वो होता है हमारे ईगोज को लेकर। हम सब के अंदर किसी न किसी रूप में, छोटे या बड़े,
ईगोज़ ज़रूर होते हैं और ये ईगोज़ भी कई बार हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आप सोचिए एक बार ऑफ़िस में आपके या आपके स्कूल में, कॉलेज में जहाँ पर भी आप 2 सिमिलर कैडर के लोग, कहीं किसी बात को लेके आप में डिस्प्यूट हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसके बाद उस कॉन्फ्लिक्ट की सुलह होना सबसे मुश्किल काम है क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने-अपने ईगोज़ लेके बैठते हैं। मैं ही क्यों पहले बात करूँ? मैं ही क्यों झुकूँ? या मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ? इस तरह के ईगोज़ जो हैं ये भी बहुत बार प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम है। ऐसे ईगोज़ मैंने कहा हम सबके अंदर कम या ज़्यादा थोड़े या कम, किसी में कुछ ज़्यादा ऐसे ज़रूर होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए आप ईगोज़ और सेल्फ रिस्पेक्ट इन 2 चीज़ों में एक डिफरेंशिएशन ज़रूर कर सकिएगा। आप ज़रूर सोचिएगा इस बात को कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या ये दोनों एक ही चीज़ है या ये दोनों अलग-अलग हैं? क्या लगता है आप लोगों को ये दोनों एक ही हैं या ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को आप डिफरेंशिएट करते हैं? एनीवन ऑफ यू? एनीवन? नो वन? कैन यू पीपल हियर मी? Can you You people? have- Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am, we are hearing. Yes. Okay, okay. Yeah, there is no, Actually, I was there is, expecting you. there is a very slight difference between ego and self-respect. Self-respect is respecting the feelings of one's own uh, uh, and debarring ourselves from being hurted by others. Ego is becoming adamant to have the self-respect. So Okay. there is a So what slight do you difference. think? Different. Yes. What Yeah. do you think self-respect is necessary for all of us? Yeah, self-respect is necessary. We should have Self-respect. self-respect, but Yeah. we shouldn't have ego. That means becoming adamant to have the self-respect. Yeah. So all of इसके us लिए मैडम बहुत अच्छा शब्द है identify. हिंदी में। जी. हेलो, हाँ जी, मैं बताएं. बताना चाहूँगा हिंदी में बहुत अच्छा शब्द है। सेल्फ रेस्पेक्ट से आशय है आत्मसम्मान हाँ. से जी. और ईगो से आशय है अहंकार से। जी. व्यक्ति को जब जी. ऐसा लगता है कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है तब वो जी. जी. दूसरे व्यक्ति को रिस्पांस नहीं देता है या उसमें वो शामिल नहीं राइट. होता है। और राइट. जब उसको जब किसी व्यक्ति में अहंकार की भावना आ जाती है हाँ, हाँ. तो अहंकार आ जाने की वजह से वो दूसरे को डिसऑनर करने की या दूसरे को राइट. नीचा दिखाने राइट. की कोशिश करता साहब बहुत अच्छी बात है कि हम सब इसका डिफरेंस समझते हैं, लेकिन हमारा ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये कब धीरे से ईगो में कन्वर्ट हो जाता है, इसको माइंड करने की बहुत ज़रूरत है। इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट ही रहे और ये भी ना हो कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट ही ना लें। हम इतना ज़्यादा झुक जाएँ कि लोग हमारी पीठ को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगें। ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे फ़ॉल्स ईगोज़ जिनको हम कहते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। कि आप बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं हैं, आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं, तो वैसे में आप समस्या का हल नहीं ढूँढ पाएँगे और आपकी समस्याएँ बढ़ती जाएँगी, राइट? तो समटाइम्स ईगोज़ भी हमारे लिए समस्या का कारण बनते हैं। इसके अलावा बहुत कई बार हमारे सामने कुछ नए और बड़े चैलेंजेस आ जाते हैं, जो मूल रूप से समस्या का कारण बनते हैं। वर्तमान समय में हम सब एक बहुत ही बड़े चैलेंज से गुज़र रहे हैं और इसलिए हम सब प्रॉब्लम में हैं। आप सब समझ रहे हैं मैं किस चैलेंज की बात कर रही हूँ। कोविड-19 के रूप में हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है जो चैलेंज है हम सबके लिए कि हाउ टू डील विद और अपने-अपने तरीके से हम इस समस्या से डील करने, इसको हैंडल करने के लिए प्रयासरत हैं। ऑनलाइन सेशंस, ट्रेनिंग सेशंस भी इसी का एक आप कह सकते हैं कि रूप है। तो नए चैलेंजेस जब हमारे पास आते हैं तभी भी बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। इसके अलावा जब कभी भी हितों का टकराव होता है, बेनिफिट्स क्लैश होते हैं, 2 इंडिविजुअल के बेनिफिट्स जब भी क्लैश होते हैं, तब भी प्रॉब्लम्स आती हैं। मुझे लगता है आपके पास भी कई एक्सपीरियंसेस होंगे इस तरह के, जब 2 इंडिविजुअल के बेनिफिट्स क्लैश होते हैं। ऑफ़िस सिस्टम में, ऑफ़िस प्रोसीजर में भी आप बहुत आसानी से ये वाली समस्याएँ आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। आप एक एग्ज़ाम्पल लें कि आपका एक स्टाफ है, जो कि किसी वजह से छुट्टी पे जाना चाहता है, उसकी पर्सनल इश्यूज़ हैं कुछ और आप चाहते हैं कि उसको अभी बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि अभी बहुत इम्पोर्टेंट एडमिशन्स का टाइम चल रहा है या रिज़ल्ट्स का टाइम चल रहा है, तो आप उसको बिल्कुल छुट्टी नहीं दे सकते हैं।
अब यहाँ पर आपका हित है इस बात में कि वो छुट्टी ना जाए और उस व्यक्ति का हित है इस बात में कि उसे छुट्टी जाना। तो यहाँ दोनों के बेनिफिट्स फिर से क्लैश हुए और इसलिए आपके सामने एक समस्या खड़ी होती है। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी बेनिफिट्स क्लैश होते हैं, दो लोगों के हितों का आपसी टकराव होता है, वहां पर भी समस्याएं खड़ी होती हैं बहुत बार। इसके अलावा एक और भी कारण मैं देखती हूँ समस्या आने का पॉसिबल कॉज है और ये है मिसअंडरस्टैंडिंग्स। कई बार जो बात तरह से कही जाती है, जिस तात्पर्य से कही जाती है, उसको उस अर्थ में ना लेकर दूसरे अर्थों में भी समझा जाता है और इस कारण भी कभी-कभी हमारे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार कम्युनिकेशन इश्यूज हैं जिनके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैं आपको एक बहुत फनी सी छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि कैसे कम्युनिकेशन इश्यूज में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। एक ऐसा कहते हैं कि एक रियल स्टोरी है बट आई एम नॉट श्योर, फिर भी मैं जरूर आपको शेयर करना चाहती हूँ। एक स्टेट के एक चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, चीफ सेक्रेटरी नहीं, आई एम सॉरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। आप लोग प्लीज इसे किसी भी तरह के इसको मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। मतलब मैं कुछ स्टेट्स, कुछ लैंग्वेजेस को लेते हुए बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये जो महोदय थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय, ये सिख समुदाय को बिलोंग करते थे, पंजाब से ये थे और इनके एक्सेंट्स, इनके बोलने का तरीका जो था वो बड़ा टिपिकल था। तो एक बार बाहर कहीं गए हुए थे और वो वहां से उनको अपनी सेक्रेटरी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने। उनकी सेक्रेटरी साउथ इंडिया से बिलोंग करती थी। तो उन्होंने फोन पर अपनी सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शंस दिए। उन्होंने फोन पर कहा कि सभी कलेक्टर्स को मेरी तरफ से एक निर्देश जारी कर दीजिए कि वो अपने अपने जिलों में मंदिरों की गिनती करवा लें। राइट? अब आप एक बार इमेजिन कीजिए कि अगर कोई पंजाब से बिलोंग करने वाला ठेठ पंजाबी व्यक्ति मंदिर को प्रोनाउंस करेगा तो कैसे करेगा? वो कहेगा मंदिर, इस तरह से कुछ प्रोनाउंस होगा। और उनकी जो वो सेक्रेटरी जो साउथ इंडिया से थी, उन्होंने उस मंदिर को सुन लिया बंदर। राइट? उन्होंने अपने सारे कलेक्टर्स को एक फरमान जारी कर दिया प्रमुख सचिव महोदय के अनुमोदन से कि अपने अपने जिले में बंदरों की गिनती करवा ले। और थोड़े समय बाद किसी एक कलेक्टर की बिजली चमकी, यार ये बंदरों को गिनवा के क्या करेंगे हमारे पीएस साहब। उन्होंने बड़ी हिम्मत करके पीएस साहब को फोन लगाया कि सर ये बंदर क्यों गिनना है सर, क्या इशू है? और बहुत जोर से ठहाका लगा एक उस तरफ से और उन्होंने कहा यार बंदर नहीं, मैं तो मंदिर गिनना चाहता हूं। तो दिस वाज जस्ट अ फनी साइड ऑफ दिस। लेकिन इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार हो जाती है और इसके कारण भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो जो कुछ जैसा कहा जाए वैसा ही समझा जाना जरूरी है, अन्यथा भी समस्याएं हमारे साथ आ सकती हैं। ठीक है, अग्री करते हैं आप कि ये सब पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के, या आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई और कॉज हो सकते हैं? एनीवन? क्या आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई कॉज होना चाहिए समस्या आने का? तो हम आगे बढ़े। I'm expecting a response from anyone of you. No, yes, madam. These are, I think, sufficient. But sometimes, you know, yeah, sometimes the jealousy and the competition tendency of the self also becomes a cause of ego. Yes, of course. But if the competition is a fair one, you are competing on your own capabilities, then it's okay. But Yes, jealousy ma'am. or unfair competition is not tolerable, right? You are right. Yeah. Thank you. So shall we move forward? Okay. Okay. अब भाई समस्या तो आ गई है, उसके कारण भी हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है कि क्यों आई ये समस्या। अब हम बात करेंगे कि इस समस्या का कुछ ना कुछ हल, कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा ना। समस्या का कुछ सोल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस दिया हुआ है जिसको हम एसओपी कह सकते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आपको लगभग इसी तरह का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर मिलेगा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या किया जाना है। तो आपको कहा जाएगा कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम। तो जब आप
रूट कॉज एनालिसिस करेंगे तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दिस इज बेसिकली द प्रॉब्लम। तो आप सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, डिटेल में उसको एनालाइज करेंगे कि प्रॉब्लम क्यों आई, कहाँ आई, कैसे आई, डिटेल एनालिसिस उसकी करेंगे आप। फिर उसके बाद आप उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते। यू मे हैव नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो उन सारे सॉल्यूशंस में से आपको एक बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। बेस्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे जस्ट बाय इवैल्यूएटिंग द सॉल्यूशंस। उसको आप बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, देन अकॉर्डिंगली आप प्लान करेंगे कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फिर आप इम्प्लीमेंट करेंगे जो सॉल्यूशन आपने फाइनलाइज किया है, उस सॉल्यूशन को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसके बाद इम्प्लीमेंट कर देने के बाद आपको एक बार इवैल्यूएट जरूर कर लेना पड़ेगा कि हमने जो सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम के लिए आइडेंटिफाई किया था वो सॉल्यूशन कितना कारगर रहा। देखिए, ये मैंने आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताया, लेकिन अगर इसको हम एक बार अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड किसी समस्या के साथ जोड़ के समझेंगे तो मुझे लगता है हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा, जैसे आपका एससीईआरटी डिपार्टमेंट है, तो आपके डिपार्टमेंट से आप जरूर मंथली रिपोर्ट्स या कोई भी एक लिमिटेड एक टाइम पीरियड में कुछ रिपोर्ट सेंड करते होंगे गवर्नमेंट के पास, सेक्रेटरी के पास। ऐसा सभी डिपार्टमेंट में सिस्टम होता है कि हम एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजते हैं। तो मे बी आपके यहाँ भी एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हम प्रोग्रेस रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास भेजते हैं, ठीक है। अब समस्या ये है कि ये प्रोग्रेस गवर्नमेंट के पास समय पर नहीं पहुंच पा रही। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ये रिपोर्ट्स समय पर वहां पर गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंच पा रही। हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रॉब्लम ये है। अब अगर हम इस प्रॉब्लम को एनालाइज करें, अगर हम इसका विश्लेषण करें, तो क्या लगता है आपको कि क्या कारण होने चाहिए इस प्रॉब्लम के रिपोर्ट्स का समय पर नहीं पहुंच पाना? मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। जब हम एनालाइज करते हैं तो हम पाते हैं कि कई कारण हैं इसमें। एक कारण ये हो सकता है कि हमारे पास कंप्यूटर पे टाइप करने वाला कोई व्यक्ति नहीं, या हमारे पास कंप्यूटर ही ठीक से अवेलेबल नहीं, या हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। क्या ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो टाइपिस्ट है उसे कंप्यूटर पे काम करना ही नहीं आता है? बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम मैं ले रही हूँ। या हमारा टाइपिस्ट इतना आलसी है कि वो कुछ काम करना ही नहीं चाहता। तो जब आप एनालाइज करते हैं इस प्रॉब्लम को तो कई सारी चीजें निकल कर आती हैं कि ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है, राइट। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर लेते हैं कि अब ये कॉजेज है हमारी इस प्रॉब्लम के। अब हमें सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम के लिए जब आप सोल्यूशन ढूंढने जाते हैं तभी फिर आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। पहला एक कि आप एक नया टाइपिस्ट रिक्रूट कर लें। आप अपने लिए नए एडवांस सिस्टम्स खरीद लें, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर लगा लें। या आपके पास पुराना टाइपिस्ट है पर उसको टाइप करना नहीं आता, तो उसके लिए आप टाइपिंग की ट्रेनिंग सेशन अरेंज कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें। या आप वो काम करना नहीं चाहता है तो आप किसी तरह से उसे मोटिवेट करें जिससे कि वो काम करने लगे। तो ये सब पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं उस काम को या उस समस्या से बाहर निकलने के लिए। अब आप उसमें से कोई एक सॉल्यूशन जो आपको लगता है कि बेस्ट सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड अवेलेबल, आपका उसका आउटकम आपको पॉजिटिव दिखाई देता है, तो आप कोई एक सॉल्यूशन उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने सेलेक्ट किया कि हम अपने टाइपिस्ट को कंप्यूटर पे काम करने की ट्रेनिंग दिलाते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग रिसोर्सेज अवेलेबल है और ये आसान है कि हम अपने डिपार्टमेंट के सारे टाइपिस्ट को या उस पर्टिकुलर टाइपिस्ट को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दिला सके। ये हमारे लिए फिजिबल है, तो हम उसके लिए हम उसको ट्रेनिंग दिलवाते हैं कंप्यूटर पे। ये हमारा हमने सेलेक्ट किया है सोल्यूशन अपनी इस प्रॉब्लम से निकलने। अब हम उसको इम्प्लीमेंट करें। हमें प्लान करना पड़ेगा हमारे स्टाफ को कितने दिनों के लिए कहाँ ट्रेनिंग पे हम भेजेंगे। इस तरह से हमने प्लान किया उसको, उसके बाद हमने इम्प्लीमेंट किया। अब हमारा स्टाफ ट्रेनिंग लेकर आ गया। अब हमें ये देखना है कि क्या अब हमारी रिपोर्ट्स टाइमली जा रही हैं शासन की। तो हमें इवैल्यूएट करना होगा कि जो सोल्यूशन हमने ढूंढा था वो सोल्यूशन सही था। और इन केस अगर हमारा सोल्यूशन सही काम नहीं कर रहा है, इन केस हमारा टाइपिस्ट सीखने के बाद भी काम नहीं कर रहा है, हम वापस से एनालिसिस करते हैं और फिर हम पाते हैं कि ही इज वेरी मच डीमोटिवेटेड, वो काम करना ही नहीं चाहता। फिर हमें दूसरी स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। अब हमें उसको मोटिवेट करने के लिए कुछ प्लान करना होगा, कैसे हम उसको मोटिवेट करें। और फिर हमें इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करके और फिर हमें
अपने समस्या से बाहर निकलना हो। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस है जो आपको किसी भी समस्या से बाहर निकलने के लिए, किसी भी समस्या का सॉल्यूशन ढूँढने में मदद कर सकता है अगर आप स्टेप वाइज़ इस प्रोसेस को फॉलो करें, ठीक है? बहुत थियोरेटिकल बात है या नहीं? क्या लगता है आपको? बहुत ही थियोरेटिकल है। दिस मे वर्क, हो सकता है इसके कुछ स्टेप्स आप मिस करें, हो सकता है इसमें आप कुछ एडिशनल स्टेप्स अपनी तरफ से ऐड करें। क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये भी आप वहाँ पर देखें कि उसको ट्रेनिंग में भेजना के बीच में कहीं कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है। अगर हम 8 दिन की ट्रेनिंग में भेज देते हैं तो ऑफिस का काम डिस्टर्ब तो नहीं होगा। तो ऐसे कुछ स्टेप्स आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर ये एक प्रोसेस है जो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। राइट? अग्रीड? अग्रीड? ओके। चलिए, ये हमने बात की यहाँ पर एक बिल्कुल थियोरेटिकल प्रोसेस की जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाएं, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या एफर्ट्स कर सकते हैं, कैसे आप छोटी छोटी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं, अगर आप इस पर बात करना चाहें, इस पर आप थोड़ी सी चर्चा करना चाहें, तो आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। ये तो प्रोसेस हो गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो आपको समस्याओं से बेसिकली बाहर निकाल सकते हैं। क्या आप सोच पाते हैं कि क्या ऐसे पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं? मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस यहाँ पर दे रही हूँ, समस्याओं को सॉल्व करने के लिए या उनसे बाहर निकलने के लिए। लेकिन हम अगर इस तरह के प्रयास करें, जिनके बारे में हम अगले 10 मिनट में यहाँ चर्चा करने वाले हैं, अगर इस तरह के प्रयास हम करें, तो एक संभावना बनती है कि हम प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है? मैं आपको एक छोटा-सा प्रॉब्लम देती हूँ यहाँ पर। एक छोटा-सा प्रॉब्लम आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है? आपकी स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है? हाँ मैडम, दिखाई Yes, पड़ रहा है। ma'am. दिख रहा है। देखिए, ये एक डायग्राम है जो 3 स्क्वायर से मिलके बना है, आपको समझ आ रहा है? अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे इस डायग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इस पूरे फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में, जो कि बिल्कुल एक जैसे, एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, तो आप कर लेंगे? बहुत आसान है, आप एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे और आपका ये पूरा फिगर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा? बहुत सिंपल है या नहीं है सिंपल? हो गया ना? और अब मैं कहूँ हो कि गया। आप पूरे के पूरे फिगर को, जो ओरिजिनल फिगर था आपका, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये देखिए, ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं। ये जो लाइंस हैं, ये 3 इक्वल पार्ट्स दिखा रही हैं। लेकिन असल समस्या इसके बाद है। अब मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे इस फिगर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। चारों के चारों पार्ट्स बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। शेप में, साइज में, एंगल्स में, डायरेक्शंस में, हर चीज में एक दूसरे के मिरर होने चाहिए। जरा अपने अपनी कॉपी में ट्राई करें, क्या आप इसको कर सकते हैं? आप 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं? यहां पर आपको समस्या आएगी जरूर। आप बहुत सारे डायगोनल लाइंस बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप पाएंगे कि हर बार कहीं एंगल एरिया अलग-अलग हो जाता है चारों भागों का, राइट? देखिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन देती हूँ। आप आपके स्क्रीन पे देखिए, सॉल्यूशन आपके सामने है। दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये एक हिस्सा है, सिमिलर ये दूसरा है, ये सिमिलर तीसरा है और ये सिमिलर चौथा है, राइट? हमने 4 भागों में बांट लिया उस फिगर को, बांट लिया। ओके मैडम। हमने उस फिगर को 4 बराबर भागों में बांट लिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। मैं जो आपसे चर्चा कर रही हूँ वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए किस तरह के एफर्ट्स हमें करना है, इस पर मैं चर्चा कर रही हूँ। एक छोटी सी समस्या और है मेरे साथ। एक व्यक्ति है, बिल्कुल मरणासन अवस्था में है। उस व्यक्ति के 3 बेटे, ठीक है? और उस व्यक्ति के पास पूरी प्रॉपर्टी के नाम पर टोटल 17 बत्तखें हैं, 17 डक्स ही हैज, और वो अपने तीनों बेटों में बांटना चाहता है।
लेकिन वो अपने तीनों बेटों में उसका एक फिक्स्ड अमाउंट बांटना चाहता है, एक फिक्स्ड शेयर वो अपने बच्चों को देना चाहता है। ध्यान से सुनिएगा, वो अपने सबसे बड़े बेटे को उन डक्स में से आधी बत्तखें देना चाहता है, 1/2 बत्तखें वो देना चाहता है। वो अपने दूसरे नंबर के बेटे को कुल बत्तखों का 1/3 देना चाहता है, और वो अपने तीसरे बेटे को कुल बत्तखों का 1/9 देना चाहता है, 9वां हिस्सा देना चाहता है। ठीक है, अब वो व्यक्ति अपनी विल लिखता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब ये तीनों बेटे उसकी 17 बत्तखें लेके घूम रहे हैं। इसके तीनों बेटे उसकी 17 बत्तखें लेकर घूम रहे हैं, और हाफ, 1/3 और हाफ, 1/3 और 1/9 हिस्सा बंटवाने के लिए ये बेटे घूम रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि कैसे करेंगे वो? 17 बतखों में 8 अगर दी जाती हैं तो एक बतख काटनी पड़ेगी, 8.5 बतख ही वो दे पाएगा, राइट? 1/3 देनी है तभी भी समस्या है, 6 पूरी नहीं दे सकता, उससे कुछ कमी देनी पड़ेगी। घूमते 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 ये व्यक्ति, ये तीनों भाई एक संत जैसे इंसान के पास पहुंचते हैं, जो कि बहुत ज्ञानी माने जाते हैं। उनके पास पहुंचते हैं और उनके पास ये समस्या अपनी बताते हैं वो, कि हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, 17 बतखें और इस रेशियो में आपस में बांटनी है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो संत जो है, आप में से किसी के दिमाग में इसका सोल्यूशन आया क्या? अगर आया तो यू कैन शेयर, अदरवाइज फिर मैं बताती हूँ आपको इसका सोल्यूशन। नहीं आया? चलिए मैं आपको सोल्यूशन देती हूँ इसका। जब वो संत के पास पहुंचे तो संत के पास अपनी एक बतख थी। संत ने उन 17 बतखों में अपनी एक बतख मिला दी, हो गई 18। 18 में से 1/2 यानी कि 9 बतखें उन्होंने पहले बेटे को दे दी, 1/3 यानी 6 बतखें उन्होंने दूसरे बेटे को दे दी, 1/9 यानी 2 बतखें उन्होंने तीसरे बेटे को दे दी। उसके बाद जो एक बतख बची थी वो उन्होंने अपनी बतख वापस ले ली, राइट? हाँ, आसान सोल्यूशन। 17 + 1 18, 9, 6, 15 और 2 17, और एक बची हुई बतख उन्होंने अपने पास वापस रखी। इस पूरे स्टोरी आप कह लें, इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट मारे, इसमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाला गया ना, एक अतिरिक्त बतख ऐड की गई, अगर हम अ पिंच ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट डालें किसी भी समस्या से निकलने के लिए, बचने के लिए, तो हम उस समस्या का हल ढूंढ सकते। थोड़ी ज्यादा मेहनत, थोड़ी ज्यादा कसरत अगर हम करें तो हम समस्या से बाहर निकल सकते। अग्रीड? ये बातें जो मैं अभी आपके साथ कर रही हूँ पॉसिबल सॉल्यूशंस की, ये प्रॉब्लम जो मैटर है, हाँ इसमें मैं विद्यालय में उपस्थित जो समस्याएं होती हैं और वर्तमान में जो समस्याएं होती हैं अभी चल रही है, उस पर मैं फोकस करना चाहूंगा। जैसे कि स्कॉलरशिप, बच्चों को स्कॉलरशिप देने की बात है। सभी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के लिए बैंक में उसका अकाउंट होना आवश्यक है। बिल्कुल। जिस समय स्कॉलरशिप की सूची भेजी जाती है अपने जिला कार्यालय में और उसके बाद स्टेट कार्यालय में, तो सभी बच्चों के पास में बैंक का अकाउंट होता है उनके पास में जी, लेकिन जब तक बैंक में उनके लिए पैसा आता है छात्रवृत्ति का, तब तक उनका बैंक अकाउंट बंद हो जाता है। कारण उसका कि वो इनऑपरेटिव होता है, कारण उसका ये होता है, इनऑपरेटिव होता है। और जब भी गांव के लोग या बच्चे जो है एक बार खाता खुलवाने के बाद में दोबारा वो लोग न तो उसमें पैसा जमा करते हैं और न निकालते हैं। बैंक सिस्टम के कारण बैंक का अपना ऐसा रूल है जिसकी वजह से अगर कोई इनएक्टिव है अकाउंट, उसको क्लोज कर दिया जाता है। और जैसे बतख लेकर 4 बच्चे अपने घूम रहे थे उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, उसी तरह से सभी विद्यालयों के जो प्राचार्य हैं बतख ढूंढने के लिए बैंकों में और बच्चों में चक्कर लगाते रहते हैं। सबसे बेहतर और बेस्ट तरीका इसका ये हो सकता है कि शासन की तरफ से ही बैंक को एक एडवाइजरी जारी की जानी चाहिए कि किसी भी बच्चे का अगर एक बार खाता खुल जाता है तो किसी परिस्थिति में बंद नहीं किया जाना चाहिए उसको। जी बिल्कुल, ऐसा किया जा सकता है। या फिर एक दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका मैं जो सोचती हूँ कि जब हम स्कूल की तरफ से क्यों नहीं बच्चों को हम अवेयर करते हैं या मोटिवेट करते हैं कि आप अपने अकाउंट्स पे एक्टिव रहें, आपके अकाउंट पे ही आपका पैसा आएगा,
तो आप देखते रहें या उसको ऑपरेट करते रहें, ऐसा स्कूल की तरफ से हम क्यों नहीं। एडवाइजरी तो दी जाती है, लेकिन ना उनके पास पैसे हैं, और हैं तो भी वो बैंक में हाँ जाना नहीं चाहते, ना जमा करते हैं, जी और नहीं किसी न किसी कारण से उनका जो बैंक अकाउंट कुल मिलाकर बंद हो जाता है। जी और अंत में जो एक्शन लेने की जो बात आती है, कल ही न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, हमने भी देखा है कि जी जितने भी वीडियो हैं और प्रचार हैं, उनके विरुद्ध में सख्त कार्रवाई की जाएगी कि उन्होंने जी बच्चों जी। को नहीं, आपका ये सजेशन आपका बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि शासन स्तर से बैंकों को, जिन बैंकों में जो है, आपके मेरा आप आपसे खाते कहना ये है खुलवाते हैं, कि उन बैंकों हमारे में पास ये। जो समस्या है, जी उस समस्या जी का हम हल किस स्तर पर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इसका जी शासन स्तर पर हम राज्य स्तर से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जी स्टेट गवर्नमेंट की बिल्कुल तरफ से एडवाइजरी जारी की जानी चाहिए बैंकों को जी। कि एक बार किसी विद्यार्थी का खाता खुलने के बाद में वो किसी भी स्थिति में बंद नहीं होना चाहिए, वो अपने हाँ, कंप्यूटर को। स्कॉलरशिप अकाउंट्स जो हैं स्पेशली, उनके बारे में ऐसे निर्देश बैंकों को या निवेदन बैंकों से किया जा सकता है। ठीक कहना है, और ठीक ये है। सब एक मेंटल प्रेशर थैंक यू। होता है जी विद्यालय में प्राचार्यों के ऊपर में, और जो भी अधिकारी होते हैं उनके ऊपर में। जी 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 तो जी, उसका ठीक फिजिकल कहना सख्त है होना चाहिए। आपका। जी, ठीक कहना है आप। चलिए, हो सकता है आप थोड़ा और प्रयास करें और आप इसके लिए कोई नया तरीका ढूंढ लें कि आप कैसे इस प्रॉब्लम का हल ढूंढना चाहते हैं। हो सकता है आप इससे कोई एक नया तरीका आप ढूंढ लें। चलिए देखते हैं। देखिए, एक छोटी सी एक्सरसाइज हम और करते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं आपके सामने एक डायग्राम, एक आप देख पा रहे होंगे, इसमें 9 बिंदु बने हुए हैं। ठीक है, 9 बिंदु बने हुए हैं। अब आपके लिए, आप अपनी कॉपी में ये 9 बिंदु बनाइएगा और आपके लिए एक्सरसाइज ये है कि इन 9 बिंदुओं को आपको आपस में जोड़ना है। सिर्फ 4 सीधी रेखाओं से, 4 स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइंस वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्लैंटिंग कैसी भी हो सकती है। आपको इन 9 बिंदुओं को 4 स्ट्रेट लाइन से बिना अपनी कलम उठाए जोड़ना है, बिना अपनी कलम उठाए। अभी जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे थे, मैं उसी के लिए मुझे लगता है कि नॉट पर्टिकुलरली फॉर दैट इश्यू, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के एक्सरसाइज करके या इस तरह के काम करके हम ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए। आप में से आपने कोशिश करी इस पर? क्या आप में से कोई इसको कर पा रहे हैं? क्या आप में से किसी ने इन 9 बिंदुओं को 4 स्ट्रेट लाइन से जोड़ लिया बिना पेन उठाए? क्या किसी को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूं? यस मैम। चलिए, तो ये देखिए आपके सामने है ये सॉल्यूशन। मैंने 4 सीधी लकीरें बनाई हैं, देख पा रहे हैं आप? और पूरे 9 बिंदु आपस में जुड़े हुए हैं, राइट? अब आपके मन में अगला प्रश्न ये जरूर आ रहा होगा कि हम में से किसी ने भी ऐसा क्यों नहीं सोचा? आप में से किसी ने ऐसा इसलिए नहीं सोचा, मैंने भी नहीं सोचा था पहली बार, क्योंकि हम इन 9 बिंदुओं को जोड़ने के लिए, इन 9 बिंदुओं को जो ये एक स्क्वायर बनाते हैं, उस स्क्वायर के भीतर ही सारे ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं। हम में से किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इस स्क्वायर के बाहर भी तो तलाश किया जा सकता है। क्या आप में से किसी ने सोचा कि इस स्क्वायर के बाहर निकलकर भी हम इन बिंदुओं को आपस में जोड़ सकते हैं? सोचा किसी ने आप में से? सामान्यतः हम ऐसा नहीं सोचते। हम हमेशा एक लीक पर, एक बंधे बंधाए सिस्टम पर चलने की कोशिश करते हैं और इसलिए हम प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाते। अगर हम थोड़ा इस दायरे से बाहर निकलकर सोचे, आउट ऑफ बॉक्स सोचे, कुछ इनोवेशन सोचे, कुछ लैटरली सोचे, लीक से हटकर सोचे, तो हो सकता है कि हम समस्या से बाहर निकल सकते हैं। बहुत सारी कहानियां आपको यहाँ वहां बिखरी हुई मिल जाएंगी। कल भी मैंने आपके साथ एक कहानी शेयर की थी जिसमें कार को उसके टायरों के हवा निकाल कर गेट से बाहर निकाला गया था। इस तरह की एक छोटी सी कहानी मैं आज फिर आपको बताना चाहती हूँ।
एक सोप फैक्ट्री थी जहाँ पर सोप्स मैन्युफैक्चर होते थे। सारा काम मैकेनिकल था, मशीन से पूरा काम होता था। मशीनों के डिफरेंट स्टेजेस पर एक स्टेज में सोप की कटिंग होती थी, दूसरे स्टेज में वो छोटे-छोटे रैपर्स में पैक होता था, तीसरे स्टेज में वो बड़े-बड़े कार्टन्स में पैक होता था। एक बार बहुत सारे रिटेलर्स की तरफ से ये कंप्लेन आई कि ये जो बड़े बॉक्सेस हैं जिनमें कि 100 साबुन होने चाहिए, उसमें से बहुत सारे रैपर्स जो हैं वो खाली रहते हैं, उनके अंदर साबुन ही नहीं होते हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत नुकसान की बात है। कंपनी की रेपुटेशन का सवाल था। कंपनी ने बहुत चिंता का विषय हो गया, उन्होंने अपने मैनेज ये देखने आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या किया जा सकता है जिससे कि बड़े बॉक्सेस में जितने भी रैपर जाएं सब में साबुन हो, खाली रैपर्स ना जाएं। जो बड़े एक्सपर्ट्स आए थे, इंजीनियर्स एंड मैनेजमेंट स्टाफ, उन्होंने कहा कि बहुत पैसा लगेगा, एक बड़ी एक्सरे मशीन लगा देते हैं जो ये चेक कर लेगी कि कितने साबुन के बॉक्सेस अंदर खाली हैं, कितने में साबुन नहीं है, इस तरह की बहुत सारी। एक बहुत छोटा सा कर्मचारी था, एक बहुत अदना सा कर्मचारी, उसने कहा कि मेरे पास एक सोल्यूशन है। पहले तो उसकी बात सुनी नहीं गई कि ये छोटा सा व्यक्ति क्या जानता है। फिर किसी ने कहा कि सुन तो लेते हैं इसके पास क्या सोल्यूशन। उसका जो सोल्यूशन था आप सुनेंगे। उसने कहा कि जहां पर मशीन के जिस स्टेज में ये रैपर्स रैपर्स बड़े कार्टन्स में पैक होने के लिए जाते हैं, अगर हम वहां पर एक बड़ा सा टेबल फैन लगा दें तो उस टेबल फैन की हवा से वो रैपर्स जिनके अंदर साबुन नहीं पैक हुआ है वो उड़ के दूसरी तरफ चले जाएंगे और सिर्फ वो ही रैपर्स कार्टन में जाएंगे जिनमें की साबुन में वजन होगा तो वो जाएंगे, और जिनमें साबुन नहीं रखा गया है, जिसमें नहीं पैक हुआ है, वो हल्के होने के कारण हवा से उड़कर दूसरी तरफ चले। लाखों के सोल्यूशन के बदले ये सिर्फ 400, 600 या 1000 रुपए का एक सोल्यूशन निकलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम थोड़ा सा लीक से हटकर सोचें, अगर हम थोड़ा सा इस तरह से सोचें कि दायरों से निकलें हम बाहर, उस बॉक्स से बाहर निकलें जो हमारे सामने सामान्यतः बन जाता है, तो हम बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत रिसेंटली मैंने टाटा मोटर्स के चेयरमैन का एक इंटरव्यू या उनकी एक घटना कहीं पर पढ़ी थी। वो एक बार अपने किसी एक फैक्ट्री में गए, अपने वर्कर्स से, अपने लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ पर कुछ वर्कर्स ने आके उनको कहा कि हम एक कंप्लेन करना चाहते हैं। वो बहुत ही अपने वर्कर्स के लिए फ्रेंडली हुआ करते थे। उन्होंने कहा ठीक है आप बताइए। उनके वर्कर्स ने उनको कंप्लेन करी, उन्होंने कहा कि हमारे इस यूनिट में, हमारे इस फैक्ट्री में 2 तरह के वॉशरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, एक एग्जीक्यूटिव्स के लिए और दूसरा वर्कर्स के लिए। एग्जीक्यूटिव्स का टॉयलेट हमेशा साफ-सुथरा मेंटेन रहता है और वर्कर्स का टॉयलेट हमेशा गंदा और बदबूदार रहता है। ये हमारी कंप्लेन है। उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया और उससे कहा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं और कितने दिनों में ठीक कर सकते हैं। मैनेजर ने कहा 1 महीना लगेगा सर, हम वर्कर्स के लिए भी नए टॉयलेट्स बना देते हैं। चेयरमैन साहब ने कहा कि आपकी इस समस्या को मैं 1 महीना नहीं बल्कि 1 घंटे में हल कर सकता हूँ। उन्होंने अपने ऑफिस के एक कारपेंटर को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप जाइए और ये दोनों ही बाथरूम में जो बाहर बोर्ड लगे हैं, एक में एग्जीक्यूटिव टॉयलेट लिखा है, एक में वर्कर्स टॉयलेट लिखा है, इनको एक्सचेंज कर दीजिए। वर्कर्स टॉयलेट का बोर्ड आप जाकर के एग्जीक्यूटिव टॉयलेट में लगा दीजिए। वहीं एक वर्कर ने फिर से कहा तो सर फिर महीने भर बाद यही हालत हो जाएगी क्योंकि वर्कर्स टॉयलेट की सफाई अच्छी से नहीं होगी। फिर चेयरमैन साहब ने कहा, अपने मैनेजर को इंस्ट्रक्शंस दिए कि मेरी आज्ञा है कि ये दोनों टॉयलेट्स के बोर्ड हर 15 दिन में एक्सचेंज किए जाएं। बोर्ड एक्सचेंज किए जाएं जिससे कि दोनों ही टॉयलेट्स रेगुलर। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि थोड़ा सा अगर हम नए तरीके से सोचें तो संभावना है कि हम सभी तरह की समस्याओं से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अग्री? कहीं आप में से कोई इसको डिसअग्री करते हैं? ये जो अभी आपके सामने मैं चर्चा कर रही हूँ, ये मेरा ख्याल है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी सोच से इन बिंदुओं पर मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है जो कि आपको कहीं मिले। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये तरीके हो सकते हैं। अगर आप इससे अग्री या डिसअग्री कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आप अग्री नहीं करते हैं तो यू कैन ऑलवेज पॉइंट इट आउट, राइट? आगे बढ़ें।
Yes, ma'am, you are right, absolutely right. Okay. But ma'am, there is a question. May I share that Please. question? Rajnish Upadhyay from Mungeli. Yes, please. Yeah, think out of box thinking can help us a lot to Yes. get rid of any problem. But the point is that, ma'am, how to develop that kind of tendency where we can have out of box thinking, because most of the individuals are having traditional patterns of thinking. So, Right. some handy tips which can help us to have that kind of thinking pattern. Thank you. Yes, this can definitely help. आप देखिए जितने भी इनोवेशन, जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस आप हमारे स्टेट में भी देख सकते हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से ही आए हैं। चाहे वो आप हमारा एजुकेशन हब देख लें, जिसको जो सबसे पहले दंतेवाड़ा में बना था और जिसको अभी हम रेप्लिकेट कर रहे हैं, या आप हमारा बीजापुर का एक जो बड़ा हॉस्पिटल बना है, या जितनी भी इनोवेशन, चाहे वो हमारा एनजीजीबी का प्रोजेक्ट हो या कुछ भी हो, ये कुछ अलग हट के नया सोचा गया और तब हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, ये बहुत ऊपर के लेवल से सोची गई चीजें, लेकिन हम छोटे-छोटे कामों में भी अपनी इस तरह की सोच का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक छोटा एग्जांपल लीजिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ऐसे कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, जिसके लिए आपको बहुत दिमाग चाहिए, बहुत सोचने की जरूरत है। आप जस्ट यू थिंक ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। आप जस्ट नॉर्मल तरीके से कोई काम नहीं हो रहा है, अगर आप उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव सोचे, कोई दूसरा कोई नया तरीका ढूंढे, दैट इज आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, दैट इज योर इनोवेशन, नथिंग एल्स। तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है, छोटे से छोटे कामों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं कि और क्या तरीके हो सकते हैं। अगर हम मिलकर काम करें, टीम में काम करें, आपस में बातचीत करके काम करें, तभी भी हम समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। आप हमेशा देखते होंगे कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या हमारे सीनियर्स भी ये कहते हैं हमें कि यार बैठ जाओ ना, मिलके बात कर लो, आपस में बातचीत कर लो, कुछ न कुछ हल निकल ही आएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही आएगा। हम चाहे हमारे पर्सनल इश्यूज हो, चाहे पर्सनल इश्यूज में भी लोग कहते हैं थोड़ा बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ जाओ, बात कर लो, कुछ न कुछ समस्या का हल निकल जाएगा। हम कभी अपने सीनियर से, कभी हम अपने दोस्तों से भी बात करके हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता है। तो एक टीम में काम करके, आपस में बातचीत करके, मिलजुल के भी हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, राइट। अच्छा, मैंने आपके सामने एक जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, दैट इज गिव अ पॉज और डिले योर डिसीजन। क्या आपको लगता है कि ये तरीका भी काम कर सकता है समस्या का हल निकालने में या हल ढूंढने में? थोड़ा रुक जाएं, अगर कोई समस्या है आपके पास, थोड़ा रुकें, थोड़ा इंतजार करें, डिसीजंस को थोड़ा सा डिले करें। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि समस्या है, लेकिन थोड़े समय बाद हमें लगने लगता है कि अरे ये तो कोई समस्या थी नहीं, अपने आप ही इसका हल निकल गया, अपने आप ही ये सॉल्व हो गई। ऐसा भी होता है। स्पेशली ये सब चीजें बहुत काम करती हैं जब आपके अंडर में काम करने वाले दो लोगों की आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गए, आपस में उनकी लड़ाई हो गई। आप अगर उसी समय दोनों को समझाने की कोशिश करेंगे, दोनों की बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो गुस्से में होंगे, नाराजगी में होंगे, एक दूसरे के ऊपर भड़के हुए होंगे। लेकिन आप थोड़ा सा अगर रुक जाएं, उनको कहें कि आप बैठिए, आराम से बैठिए, मैं अभी आप दोनों की बात सुनता हूँ या सुनती हूँ, और उसके बाद मैं आपके लिए कोई हल ढूंढूंगा। इस तरह के पॉजेज जो है वो थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है, काम करते हैं किसी भी समस्या से बाहर निकलना। कई बार डिसीजंस को डिले करना, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप डेलिबरेटली हर डिसीजन को डिले करें, लेकिन फाइलों पे आप, कई बार ऐसा होता है कि आप बड़े कंफ्यूजन में होते हैं, दिस और दैट, तो आप थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा डिले करें। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे ऑफिसर्स हमको फाइल पे चर्चा करें, इस तरह की चीजें भी लिख कर देते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है कि कोई बेहतर पॉसिबल सोल्यूशन मिल जाए, हो सकता है इतने समय में थोड़ा सा हम डिले कर रहे हैं अपने डिसीजन को, तो कोई सोल्यूशन मिल सकता है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने में। थोड़ा सा, आई एम नॉट सेइंग कि ये तरीका हमेशा काम करे, बट समटाइम्स, कभी कभार ये तरीका भी आपको आ सकता है प्रॉब्लम से बाहर निकलने। थोड़ा सा मैं आप कहेंगे इसको धर्म या अध्यात्म की ओर जा रही हूं, लेकिन कभी कभी समस्या को इग्नोर करना या उससे अप्रभावित रहना भी आपको उस समस्या से बाहर निकाल सकता है। आप सभी लोग गीता और कृष्ण भगवान के बहुत सारे सेइंग्स या उनकी घटनाक्रम सुनते पढ़ते रहते होंगे। मैंने भी कहीं एक बार पढ़ा था, किसी ने पूछा था कृष्ण भगवान से कि वो कौन सी ऐसी बात है जो
जब व्यक्ति दुख में होता है तो उसको सांत्वना देती है, और जब व्यक्ति सुख में होता है तो उसको घमंड नहीं करने देती है। ऐसी कौन सी बात? तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि एक वाक्य अगर व्यक्ति याद रखे तो ये दोनों ही स्थितियों में वो संतुष्ट रह सकता है, और वो वाक्य ये है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ठीक है, जब आप कष्ट में हैं और इस बात को याद रखेंगे तो आप संतुष्ट रहेंगे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और अच्छा वक्त आएगा। और अगर आप अच्छे वक्त में हैं, आप सुख में हैं, और आप इस बात को याद रखते हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो आप अपने आप को घमंडी नहीं होने देते हैं, अहंकार नहीं आने देते हैं। आप ये सोचते हैं कि ये अच्छा वक्त भी कुछ समय का है, हो सकता है ये भी चला जाए, और फिर हम अपने। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर हम थोड़ा समस्याओं से अप्रभावित रहें, या हम अपने मन को इस तरह से मजबूत करें कि ये कठिन वक्त भी गुजर जाएगा, जैसे अभी इन दिनों में हम सब अपने आप को संभाले हुए हैं इस बड़ी आपदा से, इस बड़े डिजास्टर से, कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। राइट? थोड़ी सी बात आध्यात्मिक लग सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी कहीं कहीं ये तरीका भी काम कर सकता है हमारे लिए, कि आप थोड़ा अप्रभावित रहें। और इसके अलावा फिर मैं ये नहीं कहती कि मेरी अगली बात से आप सब सहमत हैं या नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ, या मेरा ये बिल्कुल निजी मत है, और मेरा मत ये है कि किसी भी समस्या से बाहर निकलने का एक बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है माफी। या तो मांग लें और या राइट बहुत सारी समस्याएं सिर्फ इसलिए है कि हम अपने ईगोज, हम अपने अहंकार, हम अपने एडामिनेंसी, इन सब को लेके बैठे रहते हैं। इस वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर हम थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाएं, अगर हम थोड़ा सा लिबरल हो जाएं, अगर हम माफ करना और माफी मांगना सीख लें, तो मुझे लगता है बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमें, जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। राइट? अग्रीड? यहां तक अगर आप में से कोई डिसएग्री करता है तो हम बात कर सकते हैं। एनीवन? आप में से कोई इन बातों से डिसएग्री करते हैं? मैंने कहा कि ये सामने जो आपके लिखे हुए पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, ये मेरा मत है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। अभी क्या एक्सपर्ट नहीं हूं मैं भी ना, अचानक कोई हाथ पड़ जाता है तो सारा गायब हो जाता है। Completely agree with you, ma'am. Couldn't agree. ओके, थैंक यू सो मच। अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 10-15 मिनट और मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। ठीक है? लिखता है उसमें, फलाना इज गोइंग आउट ऐसा करके लिखता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रॉब्लम के लेट में जो आए हैं ना, उनको भी दिखाया है फलाना इज ज्वाइनिंग करके। सही बात है, इसलिए तो पूरा ऊपर है ना, चुपचाप बैठे रहता है। मतलब अटेंडेंस भी हो रहा है, कौन आ रहा है कौन बैठे, अटेंडेंस हो रहा है। मैडम होते नहीं डॉक्टरेट है श्रीमती, डॉक्टरेट। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सोल्यूशन फाइंडिंग के बारे में बातचीत। तो उसमें है वो 6 प्रशासन अकादमी में प्रोफेसर है, उनका काम ट्रेनिंग देना ही है। हमको जनगणना का ट्रेनिंग भी दी है। मैडम बहुत करवाइए, माइक से डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है मैडम। कुछ लोगों की माइक्स ऑन है आई बिलीव, तो आप प्लीज थोड़ा अपने माइक बंद कर लें, और या फिर अपने इस डिस्कशन को थोड़ा डिले कर दें जो कि अभी चल रहा है। अभी हम बात करने वाले हैं, हमने अभी तक बात की कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, क्या उनकी रूट कॉजेज हैं, कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्या एसओपी हो सकता है, और क्या कुछ प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जिनसे कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। अभी हम आते हैं डिसीजन मेकिंग पे। डिसीजन मेकिंग या निर्णय लेने की क्षमता। तो निर्णय कैसे लिए जाएं, इस पर भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे यहाँ पर। तो निर्णय लेने के लिए सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि एक्चुअली निर्णय लेने से पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि समस्या है कहाँ।
प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, मैंने आपसे कहा था फर्स्ट स्टेप हमारा है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है, उसके बाद तो आप ले ही लेंगे, लेकिन पहले हमें ये समझ में आना जरूरी है कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ। मैं आपके सामने एक स्लाइड ओपन कर रही हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, बस मैं 1 मिनट आपको देती हूँ, इसको ध्यान से पढ़िएगा प्लीज। आप सब इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं और मेरी अंग्रेजी आप सब बहुत अच्छी तरह से करेक्ट कर सकते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ में क्या गलतियां हैं? मैंने क्या क्या गलतियां करी हैं इस पैराग्राफ में और कितनी गलतियां करी? स्पेलिंग मिस्टेक्स है, स्टडी की स्पेलिंग गलत है। कितनी गलतियां की हैं मैंने, एक एक करके बताएं मुझे। बिलीफ, ओके, एरर्स, राइट, Study. स्टडी, राइट, रीड, ओके, स्टडी केयरफुली सही लिखा, carefully, केयरफुली। पांच गलतियां आपने मुझे बताई मेरी। Sentence says, what this sentence says, there are 6 errors, right? yes, Yes, but you have got only 5. Which one is the 6? साहब बाहर गए। Ma'am, Yes. ma'am, What is the 6th mistake? so if clock is not connected, Huh? अब आप मेरी बात सुनिए, आपने मुझे 5 स्पेलिंग गलतियां बताई और इस पैराग्राफ में 6वीं गलती ये है कि इस पूरे पैराग्राफ में 5 ही गलतियां हैं, लेकिन इसमें लिखा है कि इसमें 6 एरर्स। 6 is wrong actually. This 6 is wrong. This is the 6th mistake paragraph, that there are only 5 mistakes, but we have written that there are 6 errors. बताएं मैं आपको ये पैराग्राफ क्यों पढ़वाना और क्यों आपसे ये पूछना चाहती थी। बिकॉज हम अक्सर ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, हम तरफ कहीं कहीं भटकते रहते हैं, लेकिन मूल प्रॉब्लम क्या है ये आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाते। तो सॉल्यूशन ढूंढने से पहले, डिसीजन लेने से पहले हमें एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, जैसे इस पैराग्राफ में अभी हमने करी है। तो ऐसा नहीं है कि हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते, लेकिन पहली बात यह है कि हम प्रॉब्लम तो समझें, हम प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई करें। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत ही क्रिटिकल टास्क है, इसके लिए आपको बहुत सोच विचार की जरूरत पड़ती है, तब आप समझ पाते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ और क्या है। तो जब एक बार आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आते हैं। और डिसीजन मेकिंग क्या है? निर्णय लेना। इट इज एन एक्ट ऑफ प्रोजेक्टिंग वंस व्यू ओन माइंड अपॉन एन ओपिनियन ऑफ और अ कोर्स ऑफ एक्शन। बहुत सिंपल है, इसमें मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखी है कि डिसीजन मेकिंग है क्या। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम अपने क्षमता, अपने मत के अनुसार किसी भी समस्या पे या किसी भी बात का निर्णय लेते हैं। दिस इज डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पर एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि डिसीजन मेकिंग जो है ये 2 तरह की हो सकती है। मेरा बार बार अटक क्यों जाता है? डिसीजन मेकिंग या डिसीजंस जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं जिनके की हमारे पास जो रिपीटेटिव होते हैं, आप कह सकते हैं रूटीन डिसीजंस होते हैं, रोजमर्रा के। आपके पास एक लीव एप्लीकेशन आई, आपने लीव सैंक्शन कर दी, ये देखकर कि उसके अकाउंट में लीव बची हुई है, आपने लीव सैंक्शन कर दी। आपके पास एक सर्टिफिकेट साइन होने के लिए आया, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये जाति प्रमाण पत्र सही है इसका, आपने अटेस्ट कर दिया, आपने साइन कर दिया।
तो ये सारे के सारे प्रोग्राम्ड डिसीजन जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स पॉलिसीज के अंतर्गत रहते हुए लिए जाते हैं। ये प्रोग्राम्ड है, ये फिक्स्ड है कि आपको इस केस में ऐसा ही डिसीजन लेना। और एक दूसरे डिसीजंस होते हैं जिनको हम नॉन प्रोग्राम डिसीजंस भी कहते हैं। ये जनरली प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजंस होते हैं। जब आप किसी समस्या में होते हैं और आपको उस समस्या से बाहर निकलने के लिए कोई डिसीजन लेना होता है और आपको अपने से सोच के अपना दिमाग लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए डिसीजन लेना होता है, ये असल चैलेंज है हम सबके लिए, नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस लेना। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ी सी 2 मिनट चर्चा करते हैं एक स्टैंडर्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर, जो कि आपको फिर मैं कहूंगी कि बहुत जगह आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा ये, कि डिसीजन मेकिंग का बेसिक प्रोसेस क्या है। जैसे हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के लिए SOP पर बात करी थी, उसी तरह से हम यहाँ पर बात करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में। तो डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है और उसके क्या डिसीजंस, उसके बाद आपको ऑल्टरनेटिव्स सर्च करने हैं कि क्या क्या पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया था जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे थे कि हम रिपोर्ट समय पे नहीं भेज पा रहे, ये प्रॉब्लम, तो उस रिपोर्ट को, उस काम को सही समय पर करने के लिए क्या क्या पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। इसी तरह से हम डिसीजन मेकिंग में भी सर्च करते हैं पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स की। उसके बाद हम ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करते हैं। कैसे करते हैं मैं अभी आगे आपको बताती हूँ। उसके बाद उसमें से बेस्ट ऑप्शन जो होता है उसको हम चूज करते हैं। उसके बाद हम एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के बाद हम अपने रिजल्ट को रिव्यू भी जरूर। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो डिसीजन मेकिंग के लिए बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, राइट। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या है आप सब बहुत अच्छे से समझ गए हैं मुझे लगता है। अभी हमने जब चर्चा की है, एक 6 एरर स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी और उसमें मैंने आपको आपसे पूछा था प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बारे में, तो आप, मुझे लगता है आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। पहले आपको एनालिसिस करनी होती है कि दरअसल प्रॉब्लम है क्या, क्या प्रॉब्लम है, ये आप एनालाइज करते हैं जिससे कि आप उसके लिए सोल्यूशन ढूंढ सकें। ये आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का हिस्सा होता है। फिर दूसरा स्टेप आता है सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स का सर्च आपको कैसे करना है। आपके पास कोई भी एक प्रॉब्लम है, जैसे अभी स्कॉलरशिप के बैंक अकाउंट्स की बात की थी आप में से कि स्कॉलरशिप जब बैंक अकाउंट्स में जाती है, बैंक अकाउंट्स या तो आइडल हो गए होते हैं या बच्चे उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते हैं। तो अगर मान लीजिए ये समस्या है तो इसके हल क्या क्या हो सकते, क्या क्या पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हो सकते। आपने कहा कि शासन की तरफ से कोई आदेश निकले, मुझे ऐसा लगा कि हम स्कूल में बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन सही समय पे दे सकते हैं या किसी दूसरे तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो दीज आर द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स जिन पर कि हम विचार कर सकते हैं सोल्यूशन को ढूंढने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। तो ये ऑल्टरनेटिव्स किस आधार पे सेलेक्ट किए जा सकते हैं, आपका पुराना अनुभव क्या कहता है, इस आधार पे भी आप कह सकते हैं। यस, पिछली बार भी जब ये समस्या आई थी मैंने इस तरह से इसको सॉल्व किया था, दैट वर्कड। अगर आप इस तरह से अपने पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर निर्णय लेते हैं, दैट इज वेल एंड गुड। दूसरों ने क्या किया है अगर आप ये देख के निर्णय लेते हैं, देखिए हम ऑफिस में ऐसे करते हैं, हम अपनी फाइलें जब लिख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो ऐसे करते हैं कि हम अच्छा मैंने पिछली बार भी ऐसा किया था, ठीक है मैं इस बार भी ऐसा कर लूं। या फिर मैं पीछे पलट के फाइल को देख लेती हूँ कि अच्छा पिछले मेरे प्रेडिसेसर्स ने क्या किया था, यहाँ पर कैसे डिसीजन लिया था उन्होंने, इस तरह का प्रकरण आया था, मैं उस आधार पर निर्णय ले लेती। या फिर मैं थोड़ा क्रिएटिव, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल होके और किसी नए तरीके से भी निर्णय ले सकती। तो जब मैं ऑल्टरनेटिव सर्च कर रही होती हूँ तो मैं ये तीनों तरीकों को इस्तेमाल करती हूँ, या तो मैं पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर, या दूसरों ने जो किया उस आधार पर, या फिर कुछ क्रिएटिव टेक्निक्स के आधार पर मैं ऑल्टरनेटिव्स को सर्च करती हूँ। उसके बाद मैं ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट, ये इवैल्यूएट किया जाना बहुत जरूरी है हर ऑल्टरनेटिव को, कि क्या वो ऑल्टरनेटिव इफेक्टिव है और क्या उस ऑल्टरनेटिव के लिए हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, क्या उपलब्ध रिसोर्सेज हैं। इसके लिए आपको एक स्वॉट एनालिसिस जरूर कर लेना चाहिए। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस स्वॉट एनालिसिस कि व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर आवर वीकनेसेस, व्हाट अपॉर्चुनिटीज वी हैव एंड व्हाट थ्रेट्स आर देयर। ये एनालिसिस हमको जरूर कर लेना चाहिए जब आप ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, कि अगर आप
जैसा हमने एक एग्जांपल लिया था कि आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देना चाहते हैं सो दैट वो कंप्यूटर ऑपरेट बहुत अच्छे तरीके से कर सके, तो आप पहले ये देख लें कि अगर आप उसको 10 दिन की ट्रेनिंग में भेजते हैं तो आपके पास उसको ट्रेनिंग देने के लिए पैसा है कि नहीं, आप उसके बगैर ऑफिस का काम चला सकेंगे कि नहीं 10 दिनों में, और जब वो सीख कर आ जाएगा तो वो काम करने लग जाएगा, क्या हमारी रिपोर्ट्स टाइम पर जाने लग जाएंगी, क्या सिर्फ उसके काम सीख लेने से, ये सारी चीजें आपको वहां पर देखनी है। तो ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करते समय इन बातों का ध्यान रखना है। अब उसके बाद जब इवैल्यूएशन हो गया, आपने पूरा स्वॉट एनालिसिस कर ली और हो गया, अब आपको फाइनलाइज करना है अपना ऑल्टरनेटिव। फाइनलाइजेशन के लिए भी आप कुछ 2-3 बिंदुओं को अपना सकते हैं कि आपका अनुभव क्या कहता है, कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये तरीका काम करेगा, आपने पहले भी इस तरीके से कभी काम किया है, ठीक है, आप उसके अनुसार डिसीजन ले लीजिए या एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, चलिए करके देखते हैं, हो सकता है ये तरीका काम कर जाए, और या फिर आप थोड़ी रिसर्च एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम सबके पास बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पर, तो आप थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, अभी आप स्कूल के केस में भी बहुत सारे इनोवेटिव प्रैक्टिसेस आपको अभी नेट पे मिल जाएंगी, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन स्कूल एजुकेशन आप डालेंगे तो आपको ढेर सारा लिटरेचर आपको मिल जाएगा। तो ऐसा थोड़ा सा रिसर्च एनालिसिस भी आप कर सकते हैं, जो भी आपने ऑल्टरनेटिव्स अपने डिसीजन के लिए बनाए हैं उनको लेकर के, और उसके बाद जो भी चॉइस आप फाइनल करते हैं इन सब आधारों पे फाइनली आपको उसके अनुसार एक्शन लेना है, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है आपका, आप सफल होते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अगर कुछ चूक रह जाती है, आप कुछ नई चीज सीखते हैं, लेकिन अपने रिजल्ट को रिव्यू बहुत ज्यादा करने की जरूरत है कि हमने जो ऑल्टरनेटिव ऑप्ट किया था, जो चॉइस हमारी थी, वो कितने लेवल तक उसने काम किया और हम कितना सफल हुए, इसको इवैल्यूएट भी किए जाने की जरूरत है। इस तरह से आपका एक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट, ठीक है। कोई डाउट है आपको यहां तक? बस 2 मिनट और मैं आपके लेने वाली हूँ, देन विल पैक इट अप, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है या आप कहीं डिसएग्री करते हैं इन बातों से? देखिए, ये विषय ऐसा है जिसकी स्टैंडर्ड्स होना थोड़ा मुश्किल है। ये हम अपने अनुभव, अपने नॉलेज, अपने स्टडी के आधार पर कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंच सकते हैं। यहां पर ये कहना कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो सकता है, स्टैंडर्ड तरीका हो सकता है, ये थोड़ा मुश्किल है। हर समस्या का अपना अलग समाधान का तरीका हो सकता है, हर व्यक्ति का अपना अलग समाधान का तरीका हो सकता है। कुछ गाइडलाइंस हम यहाँ से ले सकते हैं, यस ऐसा करके देख लेते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं किसी का कोई डिसएग्रीमेंट है यहाँ पर? नहीं है मैडम, नहीं है। तो चलिए हम एक और आखिरी स्लाइड पर यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को एक्टिवेट रखने के लिए मैं इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के की बातों का इस्तेमाल करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी ये बातें जरूर शेयर करूं। मेरा सवाल है कि डू यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ? कई लोगों का जवाब होगा नो, और बहुत सारे लोगों का जवाब होगा यस। तो अगर आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर चिंता की क्या बात? व्हाई टू वरी, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। एंड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ तो फिर सोचने की जरूरत है। सो डू यू हैव अ सोल्यूशन? क्या आपके पास उस प्रॉब्लम के लिए कोई सोल्यूशन है? अगर आपका जवाब हाँ है तो यस, आप सोल्यूशन को इस्तेमाल कर लीजिए, और देन व्हाई यू नीड टू वरी, तभी भी कोई चिंता की बात नहीं, आप मुक्त है, बिंदास है, ठीक है। अगर आपके पास सोल्यूशन है, अगर आप हाँ में जवाब देते हैं इसका तो, और अगर आप जवाब आपका ना में आता है कि आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो क्या आप कुछ कर सकते हैं इसके लिए? क्या आप कुछ कर सकते हैं इसके लिए? अगर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, तो आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप कुछ कर सकते हैं तो फिर क्यों चिंता की बात है? और अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो फिर क्या चिंता की? आप कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर क्यों वरीड रहना आपको? तो मेरा ये मानना है कि हर समस्या के लिए आप किसी न किसी रूट से अल्टीमेटली यहां पहुंच जाते हैं। चाहे आप डायरेक्ट रूट लें, आप इस स्टेप का रूट लें, या आप इस स्टेप का रूट लें, आप कोई भी रूट लें, लेकिन हर समस्या अल्टीमेटली आपको पहुंचाती है एक निश्चितता तक।
अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ। तो समस्याओं से निकलने के लिए जो भी तरीका आप अपनाना चाहते हैं अपनाएं, निश्चिंत रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें। ये मेरी आप सबके लिए मंगल कामना है, शुभकामना है। आपने मुझे इतनी देर तक इतने पेशेंस के साथ सुना और मेरे साथ डिस्कशन में पार्ट लिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपसे फिर कभी किसी और ट्रेनिंग प्रोग्राम में, किसी और सेशन में फिर मुलाकात होगी और फिर हम आपके साथ कुछ अच्छे बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद और नमस्कार।